The administration of the Supreme Court is not in order. There are many things which are less than desirable which have happened in the last few months. We thought we owed a responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively, the Chief Justice, unfortunately our efforts failed. That unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive. Don't want another 20 years later some very wise man in this country blame that Chalameshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जस्टिस देश के इतिहास में पहली बार मीडिया के सामने आए और वो बातें सामने रखी जिसके बारे में शायद ही कभी किसी को उम्मीद थी। सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत की गतिविधियों पर सवाल खड़े किए और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जजों ने उस बिंदु को नहीं छुआ जिसके कारण ये हालात बने हैं, लेकिन इसके इतर उनकी बात पूरी होने के साथ एक खास तरह के कयासों ने जन्म लेना शुरू कर दिया और मसले को नजदीक से जानने और समझने वाले लोग इस घटनाक्रम को जस्टिस लोया केस के साथ जोड़ते नजर आए। चलिए अब जानते हैं इस जजों द्वारा लिखी गई चिट्ठी के कुछ एक अंशों को। चीफ जस्टिस उस परंपरा से बाहर जा रहे हैं जिसमें मुख्य फैसले सामूहिक तौर पर लिए जाते रहे। जजों ने चीफ जस्टिस पर केसों के बंटवारों में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। कोर्ट की अखंडता प्रभावित करने वाले मामलों को बिना कारण पसंदीदा बेंचों को सौंपा जाता है। कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश भेजी। जोसेफ ने ही उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट में तय 31 पदों में से फिलहाल 25 जज हैं, यानी जजों के 6 पद खाली हैं। कि उसमें कोई बहुत ही जरूरी बात होगी, कोई बहुत उनके ऊपर कोई जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि उनके खिलाफ उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी होगी कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ेगी, यही कारण होगा। 4 senior judges should have to address the media in the open, very out of character, but they must have, as they have said, they have been compelled by circumstances. I can only hope and pray that this is something that can be brought to an end. It is the most unfortunate and saddest day, not only for Indian judiciary but for Indian democracy. भले ही मसला न्यायपालिका स्तर पर सिमटा हो, लेकिन इसने देश में एक बड़ी बहस को छेड़ने का काम किया है और इस मामले में केंद्र जहां चीफ जस्टिस के पक्ष का इंतजार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस शुरुआती समय से ही उग्र नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये मसला क्या गुल खिलाता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में न्यायपालिका को किसी भी विवाद सुलझाने का अंतिम स्थान माना जाता है, लेकिन उस वक्त क्या स्थिति बनेगी जब स्वयं न्यायपालिका का प्रबंधन एक विवाद की वजह बन जाए। और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है देश की सबसे बड़ी अदालत से, जहां पर 4 वरिष्ठ जजों ने चीफ जस्टिस और न्यायालय की गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में भी बताया। मामले को लेकर देश में एक खास तरह की चर्चा ने जन्म लिया और सरकार इसे लेकर जाहिरी तौर पर चुप्पी साधे हुए, तो वहीं विपक्ष ने सरकार और सिस्टम की खामियों को तलाशना शुरू कर दिया। आखिर क्या होगा न्यायपालिका में उभरे इस मतभेद का नतीजा और कैसे सुधरेंगे ये हालात, इन्हीं सवालों को तलाशेंगे हम अपने विशेष सुप्रीम ट्रायल में। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले नजर डालते हैं इससे जुड़े अहम बिंदुओं पर।
सुप्रीम कोर्ट में सामने निकलकर आए इस टकराव के क्या मायने? क्या वाकई देश की सबसे बड़ी अदालत में कई प्रशासनिक खामियां हैं? देश की सियासत को कैसे प्रभावित करेगी न्यायपालिका की ये तस्वीर? सुप्रीम कोर्ट से जुड़े इस विवादित पहलू का समाधान क्या होगा? अचानक एक खबर आई कि 4 वरिष्ठ जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बहुत चौंकाने वाली थी ये खबर। पत्रकारिता के इतने बरस में कभी हमने सुना ही नहीं था कि कोई जज भी मीडिया से बात करता है और इस तरह से। अपने ही कैरियर में हाई कोर्ट भी कवर किया हमने और बहुत मुश्किल होता था किसी जज से कोई पक्ष जान लेना। बाइट तो बहुत दूर की बात थी। ये अलग बात है कि कुछ जजों के इंटरव्यू करने का गौरव हमें प्राप्त है, लेकिन वजह कुछ दूसरी थी। लेकिन अचानक शीर्षस्थ न्यायालय के 4 जज सामने आए और ऐसा कुछ कह जाएं जिससे देश में हड़कंप मचे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले तो कभी किसी जज ने की ही नहीं थी। तो चलिए इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, प्रवीण श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही आनंद शर्मा एडवोकेट हैं, दुर्गेश शर्मा कांग्रेस से हैं और मेरे सहयोगी न्यूज़ वर्ल्ड के विशेष संवाददाता जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं। तो सिराज खान, उनसे भी हम समझेंगे इन कानाफूसियों को जो आज सामने आकर कुछ इस तरह से चर्चा में आई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, आपसे ही समझते हैं कि ऐसी क्या क्या गॉसिप्स, क्या क्या चीज़ें, इसलिए कि हम उनकी पुष्टि नहीं कर सकते, उन चर्चाओं को हम बहुत जाहिर भी नहीं कर सकते, किसी का नाम भी नहीं ले सकते, बहुत सी मर्यादाएं हैं, अदालत का मामला है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं और जिसको लेकर चिंता होती है, इसलिए कि आप न्यायालय के बहुत नज़दीक रहते हैं। देखिए, न्यायालय का कवरेज बहुत ही अलग होता है। किसी भी जज से कोई भी पक्ष जानना बहुत मुश्किल है, मैं कहूँगा इम्पॉसिबल है। और कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे वो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, हमने बस ये देखा है कि एक्स्ट्रा काम करते हैं। ये एक हमने ऐसा डिपार्टमेंट देखा है जो कि 7-8 बजे तक खुला रहता है और वो अपना काम करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हर एक फैसले का एक बहुत बड़ा बोझ होता है। हम ऐसे कुछ जजों को भी जानते हैं, जब उनको कोई फैसला करना होता है तो 10-15 दिन पहले से उनको नींद आना बंद हो जाती है। ये कुछ नहीं बोलते हैं और शांति से अपना काम करते हैं। मगर ऐसे में अगर कुछ लोग सामने आए तो इसको हम ये समझेंगे वाकई में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा, जिसकी वजह से ये ऐसे कैमरे के सामने आए हैं। बाकी मैं जजों के लिए ये कहूँगा, ये कैमरा शाये होते हैं। कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे इनसे कुछ भी बोलवाना बहुत मुश्किल होता है। सिराज, जजों के नाम से बहुत तरह की खबरें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ उनके कामकाज करने के तरीक़ों पर, कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन पर, और आजकल तो वकील भी उनके नाम से बहुत ढेर सारे काम कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें भी सुनने में आती हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हर डिपार्टमेंट में लगते हैं, मगर इसको अगर हम देखें तो इस डिपार्टमेंट में सबसे कम आरोप लगते हैं और इसका अपना एक तरीका भी होता है। ये बहुत शांति से अपनी कंप्लेन को ऊपर पहुंचा देते हैं। कभी भी ऐसी इस तरीके से हल्ला नहीं मचाया गया है। बहुत शांति से ऊपर इनकी बात पहुंच जाती है। कुछ इंटरव्यू किए हैं आपने कुछ जजों के, और फिर जब आप कर लेते हैं तो मुझे बताते हैं कि मैंने एक इंटरव्यू कर लिया है, इसको चलवा ज़रूर दीजिएगा। तो कैसे हासिल होते हैं ये इंटरव्यू? इसलिए कि वो अनुभव मेरा भी है। आप कैसे हासिल कर पाते हैं वो इंटरव्यू, और विषय क्या होते हैं उस समय? देखिए, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कहीं किसी जज का हमें इंटरव्यू मिल जाए तो हम खुद सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि इनका इंटरव्यू बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर हमने ये देखा है कि अगर कोई जज बोला है तो वो हमेशा न्यायपालिका के पक्ष में और किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे एक इंटरव्यू था
जिसमें ये बताया गया था न्याय को किस तरीके से सस्ता किया गया। और आपके पास वकील नहीं है तो कैसे आपको सरकारी वकील न्यायपालिका ही दिलाएगी। आपके क्या क्या ऑप्शन होते हैं, आपकी टिकट लगनी कि नहीं लगनी वो भी ऑप्शन अब आ गया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टिकट भी सरकार जो कोर्ट जो होती है वो माफ कर देती है। फिर एक चीज और देखी हमने कोर्ट में कि उस वक्त विधिक सेवा में एसबी शिव बालक साहू जी हुआ करते थे, जिन्होंने एक अनाथ गरीब बच्ची को पढ़ने के लिए उन्होंने विधिक सहायता के थ्रू उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिलाया था ताकि वो आगे पढ़ सके। एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया। पत्नी जी जी सिराज, ऐसे कुछ बहुत अनूठे मामले होते हैं जिसको जज सामने आकर कभी कभी कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर विधिक सहायता से संबंधित होते हैं। इत्तेफाक यह है कि मेरा भी जस्टिस आज सीजीआई हैं जस्टिस दीपक मिश्रा, सबसे पहला इंटरव्यू लेने का मुझे उन्हीं का इंटरव्यू लेने का मेरा अनुभव है। सहारा समय में था उस दौर में, सतना आए थे, एक छोटी सी उनकी बाइट मैंने 1 to 1 जल्दी से टिक टैक कर लिया था और वो मामला विधिक सहायता का ही था। लोक अदालतों का उस दौर में बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार करने का दौर था। तो और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने हमें वो बताया। फिर जस्टिस लाहौटी का भी एक आधे घंटे का इंटरव्यू उसी लोग, लेकिन विषय वही था। लेकिन आज हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि कोई जस्टिस अपने कामकाज के और अपने सीजीआई के कामकाज को लेकर इस तरह से बात करेगा, तो बड़ा अजीब था हमारे लिए। सुना पहले भी था, कोलकाता में भी सुना, फिर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जस्टिस आर.के. श्रीवास के जो एडीजे हैं उनके भी अदालत न्यायालय के सामने धरना दे देने का, उसको भी हमने बहुत कवर किया। उन्होंने भी बड़े मुखर होकर बहुत कुछ कहा था। लेकिन इस ऊंचे स्तर के आला दर्जे के जज अगर ऐसा कुछ कहते हैं, और कहते किसके बारे में है, वो भी किस व्यवस्था के बारे में, वो भी बहुत चौंकाने वाला है, अचंभित है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। काफ़ी घंटे हो गए सुने, मेरे जैसे व्यक्ति को भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूं मैं भी। तो हम कोशिश करेंगे कि जस्टिस माफ़ कीजिए एडीजे आर.के. श्रीवास से बात करने की। चलिए हम इस पूरे मसले पर बात करें, उससे पहले एक वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एडीजे आर.के. श्रीवास से बात करेंगे। च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आरंभ की भावांतर भुगतान योजना। सबसे बड़ा दर्द अगर किसान का है मेरे बहनों और भाइयों, तो वो दर्द है किसान को उसकी फसल की ठीक कीमत मिल जाए, उचित दाम मिल जाए। इस योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। 2017 की खरीफ फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द फसलों पर योजना का लाभ मिल रहा है। हाल ही में उज्जैन में संपन्न समारोह में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 लाख किसानों के खाते में 135 करोड़ की राशि जमा कर जो कहा सो किया के संकल्प को दोहराया है। सोयाबीन भी अच्छा हुआ, अच्छा भी किया, और की सरकार ने 40 लाख हमें फायदा दिया और बैंक में पैसा भी आ गया। 30 कुंटल का टन पैसा मिला साहब, एक नया पैसा भी हमारा कहीं से नहीं गया, वो पूरे खाते में आ गए पैसे। हमने 30 कुंटल सोयाबीन मंडी में बेची, प्रति कुंटल 410 रुपये का हमें फायदा हुआ भावांतर योजना का, जो कि हमारे खाते में आ चुका। कि जब सब किसान अपनी फसल बेचेंगे तो हजारों करोड़ रुपए की राशि सरकार के खजाने से उनके खाते में जाएगी। 6 जनवरी 2018 को प्रदेश के 24 जिलों के 5,07,000 से अधिक किसानों के खातों में लगभग 698 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। किसानों के लिए देश में पहली बार शुरू हुई इस अभूतपूर्व योजना को अब कई अन्य राज्य भी लागू कर रहे हैं और अब तक लाखों किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। किसानों की सुरक्षा करे लगातार मध्य प्रदेश सरकार। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 0755 257 2501 पर संपर्क करें।
हो नए मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भरता बने सबकी पहचान, नई रोशनी, नई राह और प्रगति मार्ग का है यही आह्वान। प्रदेश में मिले महिलाओं को सुरक्षा और बने महिला स्व सहायता समूह। महिलाएं आगे आए, आत्मनिर्भर बने और राष्ट्र कल्याण में अपना योगदान दे। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान महिला सुरक्षा और महिला स्व सहायता समूह से जुड़े विषयों पर करेंगे आत्मीय संवाद। दिल से आप यदि मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने प्रश्न शिवराज सिंह चौहान मोबाइल ऐप या www.mp.mygov.in पर 10 जनवरी 2018 तक भेज सकते हैं। चयनित प्रश्नों के उत्तर मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाएंगे। कार्यक्रम का प्रसारण 14 जनवरी को शाम 6 से 6:30 बजे तक होगा। आकाशवाणी के सभी केंद्रों, सभी FM चैनल्स और दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। दिल से। घर घर में जब आई बिजली, भागा दियारा भागा, रात में सूरज घर पे आया, आया सौभाग्य आया। रोशन हुए जब गांव शहर तो पढ़ने लगी ये जिंदगी, फलती फूलती जिंदगी, बेखौफ जीती ये जिंदगी। रात में सूरज घर पे आया, आया सौभाग्य आया, सौभाग्य आया। जीवन का सुख दुख बांट लिया मोबाइल की प्यारी बत्तियां ने। मौसम की फिक्र ही क्या जब खेत सिंच गए बिजली से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जज मीडिया के सामने बहुत कम आते हैं और जब आते भी हैं तो वो किसी एक कार्यक्रम में कुछ कह रहे होते हैं, उसका विषय ही कुछ अलग होता है, न्याय व्यवस्था से कुछ संबंध ज़्यादातर नहीं होता उसका, या मीडिया से अगर इंटरेक्ट भी होते हैं तो वो विधिक सहायता या इससे ही संबंधित किसी न्यायालयिक फैसले पर वो बात नहीं करते हैं, न्यायिक उन व्यवस्थाओं पर भी बात नहीं करते हैं, उसकी कमी पर भी कम ही बात करते हैं। जैसे मेरा ही अपना अनुभव है कि जैसे अपने मेहमानों से शेयर कर रहे थे, मेरा ही अपना जो अनुभव है वो जस्टिस दीपक मिश्रा जो ICGI हैं उनके एक इंटरव्यू मैंने लिया था, सहारा समय में था उस दौरान में मैं, और जस्टिस लाहौटी का वो भी विधिक, लेकिन विषय विधिक सहायता ही था। तो चलिए इस विषय पर हम एक बार अपने मेहमानों के पास चलते हैं। क्या कहेंगे आनंद शर्मा आप, ये जो अभूतपूर्व घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, उस पर आस्था पर ही अगर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही उठाने लग जाएंगे तो इससे जो आम जनता है उस पर बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। भाई जो भी मैटर हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर हो, आपका इंटरनल अगर मैटर है तो आपको उसे उसी स्तर पे सुलझाना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके जो 4 जो जजेस हैं जिन्होंने इस प्रकार का स्टैंड लिया है, अपकमिंग टाइम में इन्हीं में से कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो तब ये अगर इस प्रकार का ये ट्रेंड सेट करते हैं तो आने वाले समय में इनको भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और जो इनकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट की सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट और फिर नीचे अगर हम लोअर कोर्ट में आए तो इस प्रकार अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने आपसी मैटर को, इंटरनल मैटर को मीडिया के सामने आकर के अगर करते हैं तो आम जनता जो एक न्याय की आशा लेकर न्यायालय में जाती है तो उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, जो हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस पर तो मैं टिप्पणी एक अधिवक्ता होने के नाते नहीं कर सकता, परंतु एक सामान्य बात जो है, जो कि मेरे ख्याल से सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि ये जो आज हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। इस प्रकार का जो भी हुआ है वो देश हित के लिए और लोकतंत्र के लिए। आनंद, आपको चिंता होती है इस तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें छन छन के तो बहुत बार आती रही हैं, समय समय पर आती रही हैं, बहुत तरह की चीज़ें आती रही हैं, लेकिन आज आप तो चूंकि उसका हिस्सा हैं,
लेकिन आज जो इतने स्पष्ट होकर और इतने सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को सामने आकर कहना पड़ा है, चिंता होती है? सुधार की कुछ ज़रूरत है इसमें या सब अच्छा चल रहा है? जी, निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता तो हर जगह होती ही है, परंतु भाई अगर कोई कोर्ट का जो टाइम है, आपका कोर्ट का टाइम है, मैटर्स लगे हुए हैं, जजेस को अपने कोर्ट रूम में होना चाहिए, उसे आप छोड़ करके सडनली आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और आप वहाँ पर आकर के करते हैं, इस चीज़ का जो प्रभाव है वो कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलिए कोशिश करेंगे एडीजी आर.के. श्रीवास से भी हम फोन लाइन पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संभवतः वो हो सकता है वो ट्रेन में थे, वो हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं। जी, एडीजी आर.के. श्रीवास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या आपने आज जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया से वैसे आप भी काफी रूबरू हुए हैं, धरना भी दिया है आपने, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया ये है कि वर्तमान में न्यायपालिका में असंतोष, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार तीव्र गति से व्याप्त हो जा रहा है और उनके संबंध में कुछ अधिकारियों को कहे जाने पर उनके संबंध में कोई सुनवाई नहीं होती है। वास्तव में ये न्यायपालिका के लिए एक काला अध्याय के समान है कि जब परिवार में, अपने समाज में अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती है, उस व्यक्ति के साथ अत्याचार किया जाता है, उसकी आवाज को सुना नहीं जाता है, तो उसके पास और कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं होता है। तो वर्तमान में जो लोग प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को कहा जाता है। बिल्कुल, ये जो आज जो कुछ भी हुआ है, ये इतने सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग जब इस तरह से मीडिया के सामने आते हैं तो आपको क्या लगता है, कुछ सुधार की गुंजाइश है? और कैसे, क्या आशा क्या करते हैं आप? आशा ये की जाती है कि हमारी समस्याओं को सुना जावे। हम बार बार उन समस्याओं को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाते हैं, किंतु उनका किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं किया जाता है। और विशुद्ध रूप से देखा जाए तो एक शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, अनाचार किया जा रहा है जजों के साथ में। अब वो मजबूर होकर के, अशिक्षित समाज में तो कोई व्यक्ति बंदूक और गोली उठाता है, लेकिन शिक्षित समाज में न्यायपालिका एक अंतिम स्रोत होता है। न्यायपालिका में यदि उसकी बात को नहीं सुना जाता है तो प्रजातांत्रिक तरीके से प्रेस में अपनी बात को रखा जाने का ये एक माध्यम वर्तमान में प्रचलित होते जा रहा है। इसको आपने भी इस मीडिया में जाने का काम आपने भी किया था, कम ही लोग जाते हैं। जी, जी। क्या लगता है आपको, क्या भविष्य है आपका? मेरा भविष्य तो कुछ नहीं, लेकिन एक जन जागरूकता तो व्याप्त हुई है। आज उन बातों को लगभग 8-10 महीने पहले कहा था, जब लोगों को उस संबंध में ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कुछ गलत किया है। आज इतने उच्च पदों पर मैं तो एक छोटा सा चीटी के समान था, मैंने अपनी बात को रखा था, तो उस टाइम मुझे अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके मेरे खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई है। अब उनको लग रहा है क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक उपाय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी इस मार्ग को चुना है और मैं चाहता हूं कि इस मार्ग के माध्यम से उन्हें न्याय प्राप्त होगा। चलिए आर.के. श्रीवास साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू। हमारे साथ एक नए मेहमान भी जुड़ गए हैं, भारत भूषण श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीवास्तव साहब, चूंकि न्याय व्यवस्था और सारी तरह की चीज़ों पर ही बातचीत हो रही है तो आपने हमारा कार्यक्रम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने आज दिन भर जो कुछ भी हुआ उसको ज़रूर सुना है। ऐसी परिस्थितियों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप सही समझते हैं? सबसे पहले न्याय प्रक्रिया एक सिस्टम से चलती है, बिल्कुल निम्न न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है और उसके अंतर्गत कार्य होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय में तो इतना स्पष्ट है, और हमने पिछले जब से देख रहे हैं, विगत 40 सालों से तो मैं भी देखता रहा हूँ, किसी भी फैसले पर, किसी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं की है। हमेशा एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमेशा ऐसे निर्णय देश को दिए हैं जिससे समय समय पर सभी को मार्गदर्शन मिला है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से किसी पक्षकार का मामला हो, किसी राज्य के संबंध में हो,
या किसी पॉलिसी मैटर को लेकर हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इस स्तर पर कभी भी कोई निर्णय में ऐसी कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है जो देश में किसी को भी तकलीफ दे हो या प्रश्न चिन्ह पैदा करने वाली हो। कई तरह की बीच में मीडिया कवरेज हुई है, कुछ एक एजुकेशन सोसाइटी से लेकर अभी जस्टिस लॉयर की ही अगर हम बात करें तो वो भी एक ऐसा गंभीर मसला है जिस इस तरह की चीज़ों को और प्रक्रिया पर बातचीत, आज जो उन्होंने बातचीत की वो प्रक्रिया पे बात की, वरिष्ठता पर बातचीत की, और ये तो अभूतपूर्व था, हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला था, तो आपके लिए तो और बहुत अधिक चौंकाने वाला होगा इसलिए कि आपने जिया है उस पूरे सिस्टम को। तो ये जो जिस तरह से सामने आना पड़ा है, आपको क्या लगता है इससे कुछ सुधार होगा या विवाद और आगे बढ़ने वाला है? इसमें दो बातें सामने आती हैं। जहाँ तक सुधार का प्रश्न है, सुधार की तो हर समय संभावना है, कभी कोई एक निश्चित स्टैंडर्ड फिक्स करके नहीं रखा जा सकता कि अब ये अंतिम रूप से सुधार हो चुका है। हम आप देखें, एक समय था जब कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर सिस्टम आया तो सारे देश में सभी विभागों में, न्यायपालिका में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए। आज पूरा वर्क जो है कंप्यूटराइज्ड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जितने भी मामले लगते हैं वो पूरे कंप्यूटराइज सिस्टम से लगते हैं जी। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई और बेहतर विकल्प, बेहतर सुधार की जब भी बात आएगी तो दे आर मोस्ट वेलकम, हमेशा उसका स्वागत किया जाना चाहिए और चेंजेस आना भी चाहिए। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि न्यायपालिका में ही क्या, किसी भी विभाग में, किसी भी उच्च संस्थान में कोई अंदरूनी विषय के संबंध में जहाँ तक बात है वो टेबल के ऑफिस के अंदर बैठकर उसके विषय में ज़्यादा अच्छी बात की जा सकती है। इसमें ना तो पब्लिक एट लार्ज से कोई वोटिंग करानी है, ना ही किसी का अधिकार है। जहाँ तक चीफ जस्टिस के अधिकारों का प्रश्न है, कुछ अधिकार उनके एक्सक्लूसिव होते हैं और उनको अधिकार है कि वो उस पर अपना मत रखें। बावजूद इसके जब भी कभी कोई बेहतर विकल्प, बेहतर सुझाव का प्रश्न आता है वो स्वागत योग्य होता है। बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं, लेकिन अब कुछ हमारे साथ सियासत के लोग, कुछ मीडिया के लोग भी हैं, उनसे समझता हूँ और फिर आपसे भी प्रतिक्रिया उस पर लूँगा। दुर्गेश शर्मा, सुबह से एक ये ऐसा चर्चा है, एक ऐसी चर्चा है जिसको कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व है और ये सोच से भी परे था कि कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। आदरणीय, आप इस घटना को तीसरी बार अभूतपूर्व कह रहे हैं। ठीक है, अभूतपूर्व है पर दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो क्षण है ये देश के लिए वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोकतंत्र का सम्मान बनाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए हमारे यहाँ 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता जगत। इसको 4 स्तंभ पे हमारा देश टिका हुआ है और लोकतंत्र टिका हुआ है। 3 स्तंभ दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा पहले, जो हर वक्त कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उन पे लगता रहा, चाहे वो विधायिका रही हो या कार्यपालिका रही हो या आपकी पत्रकारिता जिसको आप लोग संचालित करते हैं, उसमें किसी ना किसी कारणवश कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगे और बातें बनी। ये दुर्भाग्य फिर से हुआ, पहली बार हुआ कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे इस तरीके का कोई विवाद या इस तरह का कोई क्षण देखने को मिला कि कोई जज जनता के बीच में या आम जनमानस के बीच में अपनी समस्या को लेके आया। ये वाकई में देश के लिए एक अति संवेदनशील मुद्दा है और चूंकि ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसने आज तक एक ऐसी साख बना के रखी है कि जिसके भरोसे पे, जो कहते हैं ना ईश्वर है, देखा किसी ने नहीं है, मानते सब है कि ईश्वर है, वही भरोसा है, वही भरोसा न्यायपालिका पे कि हाँ कुछ है जो हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को बचा के रखेगा और हमारे देश को प्रगति के पथ पर जिस तरीके से हम पूरे विश्व में सम्मान पाते जा रहे थे उसमें और सम्मान के क्षणों में आगे बढ़ाएगा। उस पे भी एक छोटा सा दाग आज लगा है।
सरकार कह रही है कि हम इस चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये उनका आंतरिक मामला है। ये बात सही है कि आंतरिक मामला है, पर इसमें सरकार की कार्यशैली, सरकार की जो क्षमताएं हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए। जो जज महोदय हैं उन लोगों ने कई सवाल उठाए, उसमें ये सवाल भी उठाया कि भाई देश में बहुत सारे संवैधानिक पद हैं, वो खाली क्यों पड़े हैं, क्यों जजों की नियुक्ति नहीं हो रही। ये सब चीजें, इसमें सरकार का भी अपना योगदान है। सरकार को आगे आना चाहिए, इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहिए, इस मामले को जितनी जल्दी हो इस तरीके से निपटाना चाहिए कि ये विवाद नहीं दिखे, क्योंकि विवाद तो हुआ है और विवाद दिख रहा है, और ये एक विवाद की स्थिति या एक दुर्भाग्य क्षण जो है, इसको किसी भी स्थिति में इस तरीके से निपटाना चाहिए कि जो ईश्वर की कल्पना हमारे जहन में बसी हुई है वो टूटे नहीं। यदि वो टूट गई तो देश का लोकतंत्र, जैसा कि माननीय जज लोगों ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, वाकई लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अब एक ही स्तंभ ऐसा बचा था जिस पे आज तक सवाल नहीं उठा था। आपको लगता नहीं दुर्गेश शर्मा आप कुछ अधिक इस पर चिंता कर रहे हैं, कुछ अधिक प्रतिक्रिया? आदरणीय, बहुत चिंतित समय है। आज से कुछ दिन पहले न्यायपालिका ने कहा था कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं। हम यदि कुछ निर्णय देते हैं तो सरकार कहती है कि वो कार्यपालिका के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप काम करें। और आज उसी न्यायपालिका पे सवाल उठ गया जो हमको मार्गदर्शित कर रही थी और जिसके भरोसे पे आम जनमानस हर बार में कहीं भी कोई स्थिति निर्मित होती थी। आज देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे। चलिए दुर्गेश, आपकी पार्टी कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, कांग्रेस पार्टी जी। कुछ देर के लिए हम वहां चलते हैं, एक बार सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार सुनाते हैं। Far-reaching consequences for the values that we hold sacred, safeguarding democracy and preserving the independence of judiciary. The honorable judges have specifically highlighted two issues. Number one, the long silence of the Government of India to the memorandum of procedure that was finalized by the Supreme Court. And number two, the assignment of cases in the Supreme Court to what is described as, and I quote, selectively to the benches of their preference without any rational basis for such assignment, unquote. In answer to a question from the media, the honorable judges referred to the PIL concerning the death of Judge Loya, which the family of Judge Loya believes was under suspicious circumstances. The honorable judges in their letter have also hinted at other instances which they will raise later. The press conference and the letter followed a meeting of the four honorable judges with the Honorable Chief Justice of India this morning, which apparently failed to resolve the issues and obliged the four honorable judges to address a press conference. हम इस पर फिर लौटेंगे, जैसा कि अभी कह रहे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला कि उन्होंने दो बिंदुओं को बहुत हाईलाइट किया, उन्होंने एक पत्र भी लिखा और उसकी वो चिंता व्यक्त कर रहे थे। चलिए क्या कहेंगे महेश शर्मा आप इस सारी? भाई, न्यायालय हमारे देश में सर्वोच्च संस्था है और सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार का कोई विषय हुआ तो ये उनका आंतरिक विषय है, उसको बातचीत के जरिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अटॉर्नी जनरल साहब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी कहा कि इस पत्रकार वार्ता को रोका जा सकता था। ये अटॉर्नी जनरल साहब का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया। बहुत संजीदा विषय है, इसमें माननीय न्यायालय के विषय में हम लोग टिप्पणी करने के लिए बहुत, मैं तो मानता हूं कि मैं तो पार्टी का छोटा सा प्रवक्ता हूं, उसके विषय में मेरा टिप्पणी करना कहीं से भी मैं उचित नहीं मानता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने अभी जो थोड़ी देर पहले अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि इस विषय को टाला जा सकता था, चूँकि ये 125 करोड़ देशवासियों की आस्था का केंद्र है सर्वोच्च न्यायालय। तो कहीं ना कहीं बहुत संजीदगी से इस विषय में जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है, मुझे लगता है उस विषय को उस ढंग से देखा जाना चाहिए था। जी
ये और वैसे भी आंतरिक विषय न्यायालय रोका जा सकता था, मतलब आपको क्या लगता है कैसे रोका जाता है? नहीं, ये मेरा कहना नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब का बयान है जी, उन्होंने कहा है भी, मतलब उनका अटॉर्नी जनरल की बातचीत से कोई भी विषय, कोई भी समस्या होती है तो उसको बातचीत से कहीं ना कहीं, और भी बहुत सारे उचित फोरम है जहाँ पे जाके शायद उसकी बातचीत की जा सकती थी। बाकी माननीय न्यायालय पे टिप्पणी करने का हम लोगों को तो कोई अधिकार है नहीं। अब बहुत विद्वान न्यायाधीश हैं, सब लोग हैं निश्चित तौर पे, तो ये न्यायालय की आंतरिक विषय है, आंतरिक जो विषय है, तो उसे बातचीत से ही ठीक ढंग से उसका निपटारा होना चाहिए। चलिए प्रवीण श्रीवास्तव, आपने बहुत देर तक हम सब लोगों की बातचीत सुनी और इस तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें एक फोबिया भी है, इसलिए कि हम अदालत की खबरों के बारे में बड़ा समझदारी के साथ और बड़ा उससे हम दिखाते हैं, बड़ा सोचते भी हैं उसको कई बार, और कई बार हमें अप्रिय स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, कुछ नोटिस भी झेल लेनी पड़ती है। कभी कभी ऑनरेबल जज साहब बुला भी लेते हैं कोर्ट रूम में। इस तरह की भी परिस्थितियां रही हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा, आपका भी रहा होगा। क्या देखते हैं आज जो कुछ हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि देश बदल रहा है, लेकिन आज उसकी पुष्टि हो गई। हम मानते हैं आप उस गीत की बात कर रहे हैं शायद। वाकई देश बदला है जी, और आज इसकी पुष्टि हो गई है जी। अभी तक भारतीय लोग जो हैं, भारतीय नागरिक जब आपस में कहीं विवाद होता, लड़ाई झगड़ा होता, तो ये कहते थे चलो अपन कोर्ट में निपटेंगे, कोर्ट में देखेंगे, न्यायाधीशों के पास जाएंगे। आज उल्टा हो गया, आज न्यायाधीश जनता की अदालत में आ गए, जनता को अपनी बात सुनाने आ गए। हम सियासत की बात तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन वो भी एक इंसान है। अभी तक कोई एक व्यक्ति या लोग अपने मन की बात कहते थे, आज 4 लोगों ने अपने मन की बात कही, वो वाकई में विद्वान लोग हैं। उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इस पर भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज उनकी जो मनोदशा थी वो तब से मनोदशा बनी थी जब से उन्होंने माननीय चीफ जस्टिस को लेटर दिया था, यानी लगभग 2 महीने से। और 2 महीने से जो उनकी मनोदशा बनती आ रही थी, उसमें वो उन लोगों के साथ तो न्याय नहीं कर पा रहे होंगे ऐसी मनोदशा में जिनकी उनके ऊपर जिम्मेदारी है न्याय करने की। इसलिए हम ये मानते हैं, और भारत की जनता ये एक विचारधारा रखती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं एक मिनट में आपको रोकूंगा। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। Justice who believe in the Supreme Court are looking at this issue. I think it's important that it's addressed. Thank you. ये ऐसी घटना पहली बार हुई है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवाल पूछे हैं। गंभीर मामला, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया और मैंने भी सोचा कि मैं भी 2-3 शब्द कहूं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत जरूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो हमारा लीगल सिस्टम है उस पर हम सब भरोसा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है, और ऐसी गंभीर बात उठी है इसलिए हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राहुल गांधी ने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कही है, लेकिन अब जस्टिस लोया, और वो मामला एक ऐसा मामला है जो काफ़ी मीडिया में सुर्खियों में रहा है। अब एक याचिका भी उस पर लगी है और उस पर सुनवाई भी होगी। चलिए प्रवीण, उस पर हम बात समझेंगे, लेकिन आप कुछ कह रहे थे कि भारतीय लोग ये मानस रखते हैं, सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम भी ये मानते हैं और सकारात्मक सोच रखते साथ हम ये मानेंगे कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए होगा। इससे कुछ और व्यवस्थाएं सुधरेंगी, जहाँ कहीं भी कमी रही होगी वो कम से कम ऊपर आई तो, और आई है तो आगे उसका भी निवारण होगा। हाँ, हमें ये देखना जरूरी है कि अब चीफ जस्टिस
वो क्या निर्णय लेते हैं और उनका क्या रवैया रहता है इस मामले के प्रति। भारत पुत्र श्रीवास्तव साहब, नहीं होना था ये तो अब बीत गया। अब जो कुछ कहा है उसके बाद भी जो कुछ होना है उस वो भी बहुत ढेर सारा, तो अब कह दिया है, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कैसे देखते हैं देश की न्याय व्यवस्था पर इन बातों का क्या असर होने वाला है, प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ने वाला है, और क्या लगता है ये एक रास्ता है आगे बहुत से सुधारों का? देखिए, देश की न्याय व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका कोई दोनों चीज़ों का कोई तालमेल नहीं है। न्याय व्यवस्था अपनी जगह पर है, बराबर चल रही है, अच्छी चल रही है, बेहतर होती जा रही है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे जजमेंट का स्तर, जजमेंट की क्वालिटी, ये सब बहुत आगे बढ़ी है। विश्व लेवल पर हमारे साख बनी है। प्रश्न इस बात का है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो मुद्दे उठाए गए वो न्याय व्यवस्था या किसी फैसलों को लेकर नहीं है। आम जन का ताल्लुक फैसलों के नज़ीरों से संबंधित रहता है, उस पर कोई आक्षेप नहीं है। ये इंटरनल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आक्षेप हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जो सवाल है उससे ना तो आम जन का कोई सरोकार है, ना ही उससे न्याय प्रणाली में कोई बिगाड़ होने वाला है। कोई भी जज, मैंने जैसा पहले भी कहा, बिल्कुल लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल एक अपने कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा है। आज देश के अंदर, ये मैं आपको 1917 का एक उदाहरण बताऊं, रेगुलर वर्क के अलावा जो फैसले न्यायालयों में हो रहे हैं उसके अलावा, यही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे चेयरमैन थे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जी। मैं मध्य प्रदेश का मेंबर सेक्रेटरी था सालसा का। 1,25,000 अतिरिक्त मामले केवल मध्य प्रदेश में निपटे। पूरे देश में 25-26 लाख मामले रेगुलर जजमेंट के अतिरिक्त निपटे। तो ये सभी लोग सामूहिक प्रयास उसका करते हैं। आज जजेस की कमी, इन सब बातों के बावजूद भी मैं खुद आपको बताता हूँ, एक जज 10 से 12 घंटे मेहनत करता है और अधिक से अधिक काम निकालता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अपने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश में भी निर्णय कराते हैं, फैसले कर, फाइलें पढ़ते हैं, जजमेंट लिखाते हैं। हम लोग भी वैकेशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश सब ये करते हैं कि अपने हेड ऑफिस पर रह के अपना कुछ काम निपटाएं। तो न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में और जजमेंट के स्तर में इस बात से कोई फर्क नहीं आने वाला। मैं इसको क्या लग रहा है आपको? मैं इसको इतना बड़ा इशू जनता के लायक नहीं था। ये प्रशासनिक कोई बातें हैं तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बैठ के ही निपटाई जाएंगी। 2 महीने पहले पत्र लिखा, कोई बात ही नहीं हुई, कोई संज्ञान नहीं लिया तो नहीं था जिसको फैसला किसी मामले का फैसला नहीं। आज भी कुछ सलाह दी गई और मैंने आपको पहले भी कहा, 2 महीने पहले पत्र का प्रश्न नहीं है ये, इसमें सुधार होगा, अगले साल फिर कुछ नए सुधार होंगे। सुधार की प्रक्रिया तो सतत है। ये तो शिवा साहब, मेरा पूर्व CGI, 2 पूर्व CGI कोर्ट न्यायालय में जो भी खास तौर से पूरे देश भर की न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में भी, पूरे देश भर की न्यायालय में 50% से भी अधिक पद खाली हैं, बहुत सी पेंडेंसी है। जस्टिस CGI ठाकुर को तो हमने तकरीबन रोते हुए भी देखा है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। जस्टिस खेहर ने भी ऐसी बहुत सी बातें की हैं। अभी भी बीच में अभी एक व्याख्यान उन्होंने दिया, उन्होंने फिर धर्मनिरपेक्षता को एक बहुत बड़ी ज़रूरत बताया। कहना पड़ रहा है ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें। तो क्या लगता है कि जितना गंभीर निर्णय उस तरह की चीज़ों पर लेना चाहिए वैसा लिया नहीं? अब सरकार का कहना तो है कि वर्ष 2017 में जितने हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति हुई है इतनी पहले कभी नहीं हुई। बावजूद इसके अभी भी पूरे देश में काफ़ी पद खाली हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और ये तो बहुत ऊपर के स्तर के जो कॉलेजियम और इसकी बातें हैं, ये इस स्तर पर तो मैं कुछ नहीं बता सकता। बाकी
निश्चित रूप से जजेज की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो पद खाली हैं वहाँ तक ही नहीं, जिला स्तर पर और तहसील स्तरों पर पूरे देश में जो जजेज की कमी है और जजेज की संख्या में भी बढ़ोतरी निश्चित रूप से की जानी चाहिए। इस बीच में कुछ असंतोष कई जगह देखने को मिल रहा है, कोलकाता में देखने मिला, मध्य प्रदेश में भी देखने मिला। ये जो असंतोष है, तो क्या लगता है इसी तरह की चीज़ें उच्च स्तर तक भी पहुंच गई? जब मामला वर्षों तक लंबित रहता है तो असंतोष तो वैसे भी होता है। बिल्कुल। अब जो हमारी आबादी है, हम अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका से हमारे पास 17 टाइम जजेज कम हैं और फिर जबकि आबादी हमारी इतनी अधिक है, आबादी अधिक है, कमोवेश मामलों की संख्या भी ज़्यादा आती है हमारे यहाँ। इसके बावजूद भी जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी है वो मेहनत कर रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जजेज की संख्या निश्चित रूप से पूरे देश में बढ़नी चाहिए। आनंद शर्मा, आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगा, फिर हम राजनीतिक लोगों के पास चलेंगे। अभी आपने सुना कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आ गई, अधिकृत आ गई। अभी तो दुर्गेश शर्मा बहुत सोच कर बोल रहे थे, अब तो अधिकृत भी प्रतिक्रिया आ गई। हाँ, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने कानून मंत्री को बुलाया और फिर कहा कि नो कमेंट्स, मतलब हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति की तरफ से अभी कोई इस तरह की वो नहीं है, लेकिन 4 जज, वरिष्ठतम जज अगर इस तरह की बात लेकर आ ही जाते हैं सामने, तो अब कुछ न कुछ निराकरण कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। क्या लगता है, सीजीआई पर इसका असर पड़ने वाला है या इन चारों पर पड़ने वाला है? देखिए, सीजीआई पर असर और इन चारों पर असर से पहले हमें ये बात करनी चाहिए कि आपने अपनी बात जिस फोरम पे उठाई है वो क्या कॉम्पिटेंट फोरम थी जहां पर आपको उठानी चाहिए थी? जी। बात यह है कि जब हम न्यायालय में हम अपनी याचिका दायर करते हैं जी, तो सबसे आखिरी में जो है हम अपनी प्रार्थना लिखते हैं जी, और वो प्रार्थना जिस कोर्ट में हम करते हैं जी, उस कोर्ट को उसे सुनने का भी पावर होना चाहिए और उसके ऊपर उसे फैसला देने का भी पावर होना चाहिए। अब अगर आप जनता के सामने मीडिया ट्रायल करके आप अगर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उससे जनता कैसे फैसला कर सकती है उस बात का? तो आपका इंटरनल मामला है, आप उसको इंटरनली, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया अभी, वो मैं आपसे आनंद मैं पहले भी कह चुका हूं अब कि अब ये तो बीत गया जी, प्रभाव अब बीत गया। जो बीत गया उस पर हम कितनी चर्चा करेंगे? पहले भी कर चुके हैं, हम सब कर चुके हैं और ये अभूतपूर्व है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कई बार कहा अपने इस कार्यक्रम में, अचंभित करता है, बहुत आश्चर्य है, लेकिन स्थिति तो यहां तक आ ही गई साहब। कैसे इग्नोर किया जा सकता है? इससे बचा तो अब नहीं जा सकता। तो क्या लगता है भविष्य में क्या इसके क्या असर होने वाले हैं? आपको क्या लगता है? जी, मुझे असर ये लगता है कि जनता के सामने आके इस प्रकार की बात करने से जनता के ऊपर निश्चित तौर पे इस चीज़ का असर तो पड़ेगा कि देश में अव्यवस्था। देखिए, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, लोकतंत्र में जो संविधान का जो सर्वोच्च मंदिर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्था का, न्यायपालिका का। तो जब भी जैसे कि जो आम जन होता है, जनता जो होती है, उसका न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, अटूट विश्वास है। परंतु जब जजेस, जब वो उनके आपसी मैटर होते हैं तो वो जाते हैं अदालत में, न्यायालय में। अब यहाँ पर जो इनकी जो समस्या है वो इस प्रकार की समस्या नहीं है कि जो किसी अदालत में जाती, किसी फोरम पे जाती। मैं समझ रहा हूँ आप आनंद है, भले नाम आपका, लेकिन आप आनंद की स्थिति में नहीं है कि आप जो है, आप क्या कहूँ, जलेबी पकानी पड़ रही है आपको भी। जी, चलिए महेश, राहुल गांधी ने भी कुछ कहा, सुना आपने? थोड़ा उसको और इंटरप्रेट कर दें कि क्या कहा उन्होंने। मैंने बहुत शॉर्ट था उनका विषय। जी बताइए क्या कहा राहुल? सुरजेवाला ने जो कुछ कहा वो भी आपको मैंने दोहराया था। क्या कहा उन्होंने? जो 2 प्रमुख बिंदु उन्होंने उठाए हैं जजों ने, वो जो पत्र लिखा है वो उसकी बात, और राहुल गांधी ने कहा कि ये एक बहुत चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए, इसलिए मैं आज खुद कहने आया हूँ। और कुछ लोगों ने सरकार के बारे में कुछ सवाल किया, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जस्टिस लोया के बारे में, उनके बारे में उन्होंने ज़रूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ से वरिष्ठ जज की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। तो वही जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सवाल आपकी तरफ ही खड़े हो रहे हैं। रिजवान भाई, एक चीज़, आज सुबह जब ये आया विषय तो लगभग सभी लोगों ने एक ही चीज़ कही कि सरकार को इस पे अपना विषय हस्तक्षेप करना चाहिए। जी।
न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप ना पहले कभी रहा है ना होना चाहिए। ये सरकार तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन राष्ट्रपति महोदय से कोई अनुरोध कर सकती थी सरकार। बिल्कुल राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध कर सकती थी। और जैसा कि अभी ये वाली बात आई कि अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या कहा, तो उनका भी यही कहना था कि आप पब्लिक फोरम पे ना जाके, शायद उन्होंने राष्ट्रपति जी के लिए बात कही कि आप राष्ट्रपति के फोरम पे भी जा सकते थे अपनी कोई दिक्कत बताने के लिए। ये अटॉर्नी जनरल जी का कहना हो सकता है, जहाँ तक मैंने उनका बयान थोड़ा ही देखा है, पूरा पढ़ा नहीं क्या उन्होंने भेजा है। एक दूसरा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है रिजवान भाई इस पूरे विषय पे, जैसे कि मैंने ममता बनर्जी का बयान सुना, इसके अलावा अभी सुरजेवाला जी जो बिंदु की बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पे, ऐसे संजीदा विषयों पे राजनीति करना ये बिल्कुल न्याय संगत तो नहीं है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका का विषय है, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय, उस पर भी अगर राजनीति की जाती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचने का हम सबने प्रयास करना चाहिए। जी, क्या कहेंगे दुर्गेश शर्मा? मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई राजनीति हो रही है, राजनीति का बयान पे कोई आ रहा है। यदि जजों ने जनता के समक्ष और मीडिया के माध्यम से देश के सामने एक सवाल पैदा किया है, तो उस सवाल को रखना और उस सवाल के साथ खड़े होना हर भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि वह 4 जज हमारे देश की उस एक स्तंभ को संभाल रहे हैं जिस स्तंभ पे हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। आज उन्होंने सवाल उठाया है कि किस तरीके से किस केसों को किन जजों के पास जाना चाहिए, किस स्तर के जज के पास कौन सा केस जाना चाहिए। इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं विरोधाभास स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इसकी ऐसी स्थिति निर्मित होने में आप ये कह, चलिए मैं समझ रहा हूं, आप कहना चाहते हैं कि अब जजों ने चूंकि सामने सार्वजनिक रूप से कह दिया है, तो विपक्ष में रहने के कारण आपका नैतिक दायित्व है कि आप मेरा ही नहीं रिजवान जी, हर व्यक्ति का दायित्व है कि अब चूंकि न्यायपालिका पे सवाल कांग्रेस की बात कर रहा था। नहीं, मैं तो कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक भी बात कर रहा हूँ, सबको सवाल चाहिए। आपकी बात समझ गया। महेश शर्मा का मानना यह है कि सर राजनीति वो तो बात हर चीज से आपका मानना है कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोलना आपको पड़ेगा ही। चलिए प्रवीण, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा। ये बड़ा अच्छा लगता है जब राजनीतिक लोग कहते हैं किसी मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप बेरोजगार हो जाएंगे। जी, लेकिन एक बात है कि जो असंतोष 4 विद्वान न्यायाधीश का आया है, ऐसा ना हो कि आगे ये परिपाटी बढ़ जाए। ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हमें अपने देश के न्यायिक परिवार के हर सदस्य पर इतना विश्वास है, भरोसा है, वो लोग सकारात्मक सोच वाले हैं और बड़े दिल वाले हैं, इसलिए वो अच्छा न्याय करते हैं और वे आगे भी कहीं इससे प्रभावित नहीं होंगे। व्यवस्था बनेगी और ये परिपाटी न बने, इसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ। लेकिन वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो लोग विद्वान हैं और ये वो आगे परिपाटी को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो होगा वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। न्यायाधीश भारत भूषण श्रीवास्तव और दुर्गेश शर्मा, आनंद शर्मा एडवोकेट, प्रवीण श्रीवास्तव, महेश शर्मा और हमारे साथ इससे पहले जुड़े थे हमारे विशेष संवाददाता सिराज खान और एडीजे RK श्रीवास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यही है कि ये सुप्रीम ट्रायल चल ही पड़ी है देश में, इसलिए कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट की गलियारों से निकलकर मीडिया तक पहुंचा और मीडिया से पूरी दुनिया ने देख लिया। तो अब जाहिर है, उम्मीद हम करते हैं कि इसके नतीजे सकारात्मक होंगे, इस पर नकारात्मक सियासत नहीं होगी। सियासत तो होनी चाहिए, इसलिए साहब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सियासत की ही है इस पूरे मसले पर। तो वो आगे बढ़े, निकले कोई ऐसा रास्ता, बेहतर रास्ता कि न्याय व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और बढ़े और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। उम्मीद हम यही करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।